फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज जो सेंट्रल लेवल पर EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो सेकंड ग्रेड यानी कि TGT SST की जो भर्ती है उसकी क्लासें मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके अंदर SST का सेकंड पेपर जो है, जो सब्जेक्ट का पेपर है, वो जो भी सिलेबस है उसको मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जितना भी सिलेबस है मैं कोशिश करूँगी कि इससे एक महीने के, अब लगभग एक महीना रह गया है एग्ज़ाम को, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस एक महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। देखिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है सिलेबस के लिए, तो मैंने कोशिश की है कि जो पिछले पेपर्स हैं उनको एक बार मैंने एनालिसिस किया है और उसमें मैंने देखा है कि जो सेंट्रल लेवल पर NCERT की जो बुक्स है, अगर आप NCERT की बुक्स पढ़ के चले जाते हो तो मेरे हिसाब से आपका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर NCERT के लास्ट टाइम पर आप NCERT में ये जो टॉपिक दिए, वैसे ये टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए, आप अगर NCERT की बुक्स देखेंगे तो एज इट इज़ लाइन उठाकर आपके सिलेबस के अंदर दी है। तो इसका मतलब साफ है कि कम से कम आपको NCERT तो पढ़ के जाना ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट टाइम में कम से कम मैं आपको NCERT कंप्लीट करवा दूँ। जो टॉपिक NCERT के अंदर है, हमारे जो बुक्स के अंदर है, चाहे वो 9 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुक्स है और जो टॉपिक उसमें दिए हुए वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। मैं आज से जो हमारे ये क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, वो स्टार्ट कर रही हूँ। और इस फ्रांस की क्रांति के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई है, जो इस बुक के अंदर दे रखा है, सिर्फ मैं वही पढ़ाने वाली हूँ। एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है जो मैं इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि हम अभी सिर्फ NCERT को ध्यान में रखते हुए चले। ठीक है, इसको मैं आज आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। इस बुक से पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको कम से कम इसका बेस पता हो, आपको चीज़ समझ में आए कि NCERT किस तरीके से पढ़ी जाए। ठीक है, और इस NCERT को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। यानी कि आप अभी सिर्फ इसको समझने का प्रयास करें और घटनाओं पर ध्यान दें। इसके बाद में आपको याद क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बिल्कुल एक पेज का, मतलब ये 24 पेज की जो क्रांति है उसको मैं मात्र एक पेज के अंदर समेट के आपको दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज हमारी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए फ्रांस की क्रांति में ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं इसको हम स्किप करते हैं। हम जहाँ से क्रांति स्टार्ट होती है वहाँ से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में दे रखा है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ये क्यों आतंक का माहौल था? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देती हूँ कि फ्रांस की क्रांति जो है, एक तो फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, दोनों आपके सिलेबस में दे रखी। इसका जो मुख्य कारण था, वैसे क्रांतियाँ जहाँ पर हुई है वो अपने उपनिवेशों के, यानी कि जिन्होंने उपनिवेश बना रखे थे दूसरे देशों के अंदर, उनके विरुद्ध हुई, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हुई है। लेकिन जो फ्रांस की और रूस की क्रांति है वो मुख्यतः अपने राजा के अत्याचारों के विरुद्ध, जो सामंत थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध किसानों और मजदूरों के द्वारा की गई क्रांति है। मुख्यतः कौन सी? फ्रांस और रूस की क्रांति। ठीक है, तो पहली चीज़ याद रखनी कि किसके विरुद्ध हुई है, तो राजा और जो कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग था उसके विरुद्ध हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्रांस के अंदर 3 स्टेट थे। 3 स्टेट, जैसे हम कहते हैं ना कि 3 वर्ग थे, जैसे कि 3 वर्ग कौन कौन से थे? फर्स्ट वर्ग जो था उसमें आते थे पादरी वर्ग। ठीक है, जो चर्च के पादरी वर्ग होते थे, और वो भी कौन से? जो अमीर पादरी होते थे। ठीक है, तो वो किस में आते थे? फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकंड के अंदर जो कुलीन या सामंत लोग थे, कौन? कुलीन या सामंत लोग, ये जो कुलीन, अमीर और सामंत व्यक्ति थे, ये दूसरे स्टेट में आते थे। इन दोनों स्टेट की विशेषता याद रखनी है कि इनको करों में छूट थी, या यूँ कह लीजिए कि इन पर कर नहीं लगाए जाते थे और इनको कुछ छोटे मोटे कर लगाने का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो ये इतने शक्तिशाली थे कि एक तो इन पर कर नहीं लगाए जाते थे, इनको काफ़ी हद तक करों में छूट थी, और दूसरी बात है छोटे मोटे जो कर है किसानों और मजदूरों पर लगाए जाते थे वो इनके द्वारा लगाए जाते थे अपनी जो विलासिता है उसका जीवन जीने के लिए। ठीक है, तीसरा स्टेट जो है, तीसरे स्टेट के अंदर जो आते हैं वो सामान्य जो व्यक्ति होते थे वो आते थे। लेकिन तीसरा स्टेट जो है ये भी 3 भागों में बटा था। ठीक है, 3 भागों के अंदर पहला जो वर्ग था उसके अंदर जो थोड़े से अमीर, ठीक है, एक तो है तो गरीब लेकिन उनमें से भी थोड़े अमीर, जैसे कि जो व्यापारी होते थे। ठीक है, व्यापारी है, शिक्षित है, शिक्षक वर्ग है, व्यापारी है, डॉक्टर है, ठीक है, वकील है। ये जो पढ़े लिखे लोग थे ये किस में आते थे? ये सामान्य जो वर्ग होता था, इसे हम आज के टाइम में जो हम मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास कहते थे, ये मिडिल क्लास इस तीसरे जो क्लास था, तीसरा स्टेट था, उसका जो मिडिल क्लास है उसमें व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर और वकील ये आते थे। ये थोड़े से अमीर हुआ करते थे
किसानों और मजदूरों की अपेक्षा, ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे नीचे आते थे उसके अंदर किसान आते थे जिनके पास खुद की ज़मीन हुआ करती थी। दूसरे जो नंबर था उसमें जिनकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी वो किसान आते थे, ठीक है। और जो तीसरा था, इन जो थर्ड स्टेट की बात करूँ इसमें भी पहला और दूसरा और तीसरे नंबर पर जो आते थे बिल्कुल गरीब और मजदूर जो होते थे वो आते थे, ठीक है। वो किसान आते थे बिल्कुल गरीब जो दूसरे किसानों के खेतों में कार्य करते थे, ठीक है। तो ये 3 स्टेट का वर्गीकरण है। आपको 3 स्टेट का वर्गीकरण जब आप ध्यान में रखेंगे तब आपको ये पूरी क्रांति समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए राजा जो था सबसे पहले फ्रांस के अंदर लुई 14 से शुरू होता है निरंकुश शासन, ठीक है। तो लुई 14 जो था वो बहुत ज़्यादा निरंकुश था लेकिन थोड़ा बहुत योग्य था, ठीक है। तो वो कहता था कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यानी कि आई एम द स्टेट, यानी कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे जो मतलब जो शब्द है या फिर मैंने जो भी कहा है वो ही कानून है, ठीक है। यानी कि मेरे शब्द ही कानून है और मैं ही राज्य हूँ। कौन कहता था? लुई 14, ठीक है। इसके बाद में लुई 15 आया। ये लुई 15 तो 14 जो था इसी के टाइम से एक विलासिता वाला जीवन जिया जा रहा था इनके द्वारा। जो राजा होते थे, जो सामंत लोग होते थे उनके द्वारा, मुख्यतः राजा रानी जो होते थे कि वर्साई के महल में रहा करते थे। ये वर्साई के महल को जो राजा ने बनाया था ये लुई 14 ने बनाया था और ये इतना विलासिता का जीवन यापन करते थे कि मतलब ये टैक्स लगाते थे गरीब लोगों के ऊपर, उनसे पैसा वसूलते थे और उससे अपना विलासिता ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, ठीक है। लुई 15 आया तो इसने क्या किया कि इसने जो अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इस लुई 15वें ने सहायता की थी। जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका के उनको स्वतंत्र करवाने के लिए लुई 15वें ने सहायता की थी, लेकिन वापस में इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसने अपने जो पैसे थे उसमें उनको आज़ाद करवाने लगवाए लेकिन उनको वापस में उसको कुछ भी नहीं मिला। इससे क्या हुआ? राजकोष खाली हो गया, ठीक है। जैसे ही लुई 16 गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसको राजकोष क्या मिला? खाली मिला, ठीक है। एक तो ये विलासिता का जीवन जीते थे इसलिए वो खाली था और एक इसने जो अमेरिका की क्रांति थी उसमें सहयोग किया था और अन्य जो सप्तवर्षीय युद्ध वगैरह लड़े थे उसमें भी इसका राजकोष खाली हो चुका था, ठीक है। तो लुई 16 को क्या मिला? खाली राजकोष मिला। तो लुई 16 को जो खाली राजकोष मिला उसे भरने के लिए, क्योंकि अब विलासिता का जीवन जीना इनकी आदत हो चुकी थी और अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो विलासिता का जीवन कैसे जिएंगे वो। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने तय किया कि अब वो क्या करेगा, जो किसान थे उनके ऊपर कर लगाएगा, ठीक है। तो उसने अपने राजकोष को भरने के लिए और विलासिता का जीवन यापन करने के लिए पैसों की आवश्यकता के लिए कर लगाने की सोची। यानी कि कर तो पहले ही लग रहे थे, ठीक है। उन करों को बढ़ाने के लिए इसने जो वहाँ की संसद हुआ करती थी उस वक्त संसद का नाम था एस्टेट जनरल। क्या नाम था? एस्टेट जनरल उसकी संसद का नाम था, ठीक है। तो उसकी मीटिंग हुई, क्योंकि राजा क्या करता था जब भी उसे कोई नया कर लगाना होता था या फिर जो करों को बढ़ाना होता था तो उसे एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी होती थी। इसमें टोटल 1200 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। 1200 मेंबर कैसे हुआ करते थे? तो इसके अंदर जो 600 मेंबर थे, मैंने आपको 3 स्टेट बताए। फर्स्ट जिसमें पादरी होते थे, सेकंड जिसमें कुलीन या सामंत होते थे, थर्ड जिसमें आम जनता होती थी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेट में 600 होते थे, सेकंड में 600 होते थे, 300, ठीक है। एक मिनट, इसमें फर्स्ट में कितने होते थे? 300 होते थे, ठीक है। सेकंड में कितने होते थे? 300 व्यक्ति। और जो थर्ड स्टेट था उसमें टोटल 600 व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 1200 व्यक्ति थे स्टेट जनरल के अंदर। तो उसने इसकी मीटिंग बुलाने के बारे में सोचा। अब देखिए इसकी जो स्टेट जनरल है उसकी लास्ट मीटिंग 1614 के अंदर बुलाई गई थी। काफ़ी टाइम हो गया इसकी मीटिंग बुलाए हुए। तो आप सोच रहे होंगे कि जो राजा वगैरह थे वो कर कैसे, जिसने जो लुई 14, 15 था, इन्होंने कर कैसे बढ़ाए होंगे, कर कैसे लगा? तो ये क्या जो अध्यादेश है वो जारी कर देते थे, ठीक है। लेकिन लुई 16 ने सोचा कि इसका अधिवेशन बुलाया जाए और कर बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाए, ठीक है। तो इसने अधिवेशन बुलाया 5 मई को, ठीक है। 5 मई 1789 को इसने इसका अधिवेशन बुलाया, ठीक है। और ये अधिवेशन बुलाना ही एक क्रांति की शुरुआत हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने ये अधिवेशन बुलाया और जो शिक्षित वर्ग था, जो थर्ड स्टेट था उसका जो शिक्षित वर्ग था उसने उसको उस वक्त ये मतलब एक व्यवस्था थी कि हर एक स्टेट का एक मत माना जाएगा, ठीक है। मतलब मतदान करवाया जाएगा कर बढ़ाने के लिए और उसका हर एक स्टेट का एक मत माना जाएगा। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे ये तो दोनों एक ही थे, दोनों अमीर थे, इनको तो कर बढ़ाओ चाहे कुछ ही करो, इनको क्या मतलब है, इनको तो कर लग ही नहीं रहा था इनके ऊपर। तो ये तो ये चाहेंगे कि कर बढ़ाए, ठीक है। और थर्ड स्टेट है, सारा कर तो उन्हें ही देना है तो वो तो चाहेंगे नहीं कि कर बढ़े। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट
चाहते थे कि कर बढ़े, थर्ड स्टेट चाहता था कि कर नहीं बढ़े। तो 300 600 वोट इसके हो गए और 600 वोट इसके हो गए, ठीक है। 600 वोट, सॉरी, इसका एक एक वोट करके 2 वोट इसके हो गए और 1 वोट इस अकेले का 1 वोट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे तो उल्टा लॉस में कौन रहेगा, थर्ड स्टेट रहेगा, फिर तो इनको बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को बदला जाए। क्या कहा इन्होंने, इस व्यवस्था को बदला जाए। इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए, तो इन्होंने कहा कि जो वोट है वो एक स्टेट का 1 वोट होने की बजाय जो स्टेट के जितने भी जनसंख्या है, मतलब जो जैसे 300 लोग थे ना, तो हर एक व्यक्ति का 1 वोट, ठीक है, एक व्यक्ति का 1 वोट होया जाए। तो कैसे होगा, 300 इनके हो जाएंगे, 600 उधर है, तो दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का 1 वोट होना चाहिए। इस तरीके से बहस शुरू हुई और जो थर्ड स्टेट था, इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। किसका, जो स्टेट जनरल था, इसका बहिष्कार कर दिया। और एक तरीके से राजा ने भी इनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि राजा तो कर बढ़ाना चाहते थे और ये इसके विरोध में थे, ठीक है। तो इसके बाद इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। एक सामान्य बहस था जो मैंने आपको बताया, धीरे धीरे जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसकी और अन्य जानकारी देती जाऊँगी, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी स्किप कर रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसे हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाद की घटना है। ये क्रांति जब अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई थी तब की है, तो इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। पहले हम इसकी जो सामान्य स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, कि फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन 1774 के अंदर, 1774 के अंदर बुर्बो वंश, राजवंश, जो राजवंश लुई 14, 15, 16 मैंने बताया आपको, उसका राजवंश आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो राजा थे किस राजवंश से संबंधित थे। तो बुर्बो राजवंश से संबंधित थे, इनका राजवंश याद रखिएगा। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, कब हुआ, 1774 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 1774 में ये अपनी राजगद्दी पर आसीन हुआ। कौन, लुई 16, ठीक है, कौन, लुई 16। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उस समय में उसकी उम्र केवल 20 साल थी, यानी बहुत कम उम्र में ये राजगद्दी पर आसीन हुआ। और उसका विवाह किसके साथ हुआ, तो ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, तो बहुत ही विलासिता का जीवन जीने वाली थी और बहुत ही घमंडी टाइप की रानी थी, जिसका नाम था एंतानेत, ठीक है। कई अलग अलग नाम लिखा हुआ है, तो आप याद रखिए, अंतवानेत या एंतानेत, ठीक है। तो राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था। खाली क्यों था, मैंने आपको बताया, सप्तवर्षीय युद्ध और अमेरिका के उपनिवेशों को आज़ाद कराने में लुई 15 जो था उसने अपना धन खाली कर दिया था, ठीक है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय जो स्थिति थी, जो संसाधन थे, वो नष्ट हो चुके थे। और वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए और फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, ठीक है। इसलिए फिर लुई 16 ने क्या सोचा कि अब हम करों को बढ़ाएं, ठीक है। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शत्रु जो देश था ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में सहायता दी थी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया है, तो मैं आप फटाफट से रीडिंग करते हुए चलूँगी, जहाँ समझाने की चीज़ होगी वहाँ मैं समझा दूँगी, ठीक है। इसके बाद में 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिवरे वहाँ की क्या थी जो करेंसी थी, ठीक है, वहाँ की जो करेंसी थी वो क्या थी, लिवरे। तो पूछा जा सकता है कि फ्रांस की करेंसी का नाम क्या था, लिवरे, ठीक है। उससे अधिक कर्ज था और जुड़ गया, जबकि उससे पहले ही 2 अरब लिवरे तो पहले ही था, यानी कि लगभग 12 अरब लिवरे का बोझ उनके ऊपर चढ़ गया था, ठीक है। कितना हो चुका था ऋण, 12 अरब लिवरे का। सरकार के कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों में वृद्धि के लिए बाध्य होना पड़ा। ये कदम भी नाकाफी था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। मैंने आपको पहले बता दी, देखिए यहाँ पर चित्र भी दे रखा है कि 3 जो स्टेट थे उसमें कौन कौन थे। प्रथम स्टेट में पादरी था, सेकंड में कुलीन वर्ग जो सामंत या जो अमीर वर्ग हुआ करता था वो था, और तीसरे स्टेट के अंदर भी 3 भागों में था। प्रथम जो थे उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, डॉक्टर वगैरह, शिक्षक वगैरह ये इसमें आते थे, ठीक है। और जो मध्यम था उसके अंदर किसान और कारीगर थे, और जो बिल्कुल लास्ट में आते थे छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर आदि आते थे, ठीक है। तो ये 3 स्टेट आपको अच्छे से याद रखने हैं। वर्गों में विभाजित जो समाज था वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किया जाता था। तो देखिए एक शब्द दे सकते हैं आपको कि प्राचीन राजतंत्र का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता था, जो फ्रांसीसी समाज था या संस्थाएं थी उनके लिए किया जाता था, ठीक है। और मुख्यतः इसमें कौन कौन थे, जो सामंती जो लोग थे वो इसके अंदर आते थे, ठीक है।
नंबर सेकंड जो है, इसके आगे हम देखते हैं कि पूरी आबादी में लगभग 90% कौन थे? किसान थे। ठीक है, कितने थे? 90%। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। लगभग 60% जमीन थी। सोचिए, 60% जमीन पर इनके 2% जो ये लोग हुआ करते थे उनका अधिकार हुआ करता था, जिसमें पादरी यानी कि जो चर्च के पादरी थे, सामंत थे, और जो तीसरे स्टेट के भी कुलीन वर्ग के लोग थे उनका इन पर अधिकार हुआ करता था, लगभग 60% पर। ठीक है, और जो गरीब थे उनके पास कितने परसेंट बचा? 40%। ठीक है, तो प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। और ये क्रांति जो है मुख्यतः इसमें इस एक नारा ये भी था कि जो इनको विशेषाधिकार प्राप्त है उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि मैंने बताया ऊपर के दो स्टेट थे उनको करों से क्या दी गई थी? छूट दी गई थी। ठीक है, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों पर काम करना, सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण कार्यों में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है, आपको याद रखना है। चर्च भी किसानों से करों का एक बड़ा हिस्सा, मैंने बताया कि जो 2 स्टेट थे ऊपर के, इनको कुछ कर, छोटे मोटे जो कर होते थे वो भी लगाने का अधिकार था। जिसे चर्च जो था उसको एक करों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता था, जिसे टाइथ कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टाइथ क्या है? तो टाइथ एक प्रकार का कर है। कैसा है? धार्मिक कर है। ठीक है, और ये धार्मिक कर जो है लोगों से वसूल किया जाता था। कौन से? तीसरे जो स्टेट थे उसके लोगों से वसूल किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों में एक टाइल कर आता था। एक 2 ही कर इसमें दे रखे एनसीईआरटी में, ये दोनों कर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक तो टाइथ और एक टाइल। टाइथ के अंदर टाइथ या इसको टाइथ भी ये भी आ सकता है शब्द टाइथ है। ठीक है, अलग अलग जगह दिया हुआ है। तो टाइथ या टाइथ जो है ये धार्मिक कर हुआ करता था, और जो टाइल है ये प्रत्यक्ष कर होता था जो सीधे राज्यों को अदा करना होता था। ठीक है, ये सामान्य जानकारी इनके इधर दे रखी है कि चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, और ये कृषि उपज का कितना होता था? 10वां हिस्सा होता था। ठीक है, कितना हो सकता है? 10वां हिस्सा। ठीक है, और जो टाइल है ये सीधे राज्यों को अदा किया जाने वाला कर होता था। ठीक है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर में नमक, तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर भी क्या लगाया जाता था? कर लगाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो तीसरा स्टेट था वो वहन करता था। ठीक है, ये कुछ फोटोज इसमें दे रखी है। देखिए, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो कोशिश करें कि इन फोटोज के आसपास जो चीज़ें दी हुई है उनको भी पढ़े, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है साइड से भी बना देते हैं। जैसे कि इसके साइड में बॉक्स है, इससे आपको क्वेश्चन बनाया जा सके लिब्रे क्या है। ठीक है, तो इसको जैसे ये फ्रांस की मुद्रा है, इसको कब समाप्त किया था? 1794 में। स्टेट किसे कहते थे? पादरी वर्ग क्या होता था? टाइल, ये सब जो है शब्द यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जीने के लिए संघर्ष। ठीक है, ये सामान्य चीज़ है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या जो है 1715 के अंदर 2.3 करोड़ थी और 1789 के अंदर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम क्या रहा कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेज होगी। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तुएं कम रहेगी, लेकिन उसकी मांग करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इनका जो मुख्य खाद्य था पाव रोटी, उसकी जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं, उसकी कीमत तेजी से बढ़ने लगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। ठीक है, ये मतलब एक तो जनता कर के नीचे दब रही थी और एक ऊपर से जो पर्यावरण के द्वारा जो उनको और प्रकोप होता था वो भी उनको ही झेलना पड़ता था। ठीक है, फसलें चौपट हो जाती थी, इसके बावजूद भी कर तो उन्हें देना ही पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। मैंने बताया कि इस क्रांति में एक जो मुख्य चीज़ थी, एक जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि जो ऊपर के 2 स्टेट है इनको जो विशेषाधिकार दे रखे, जो करों से छूट और कर लगाने के जो अधिकार थे वो इनके समाप्त कर दिए जाए। ठीक है, तो पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी किसकी थी? तीसरे स्टेट ने उठाई थी। और तीसरे स्टेट में भी किसने उठाई थी? जो समृद्ध और शिक्षित लोग थे। भाई देखिए, आवाज़ वही उठाएंगे जिनके पास कम से कम
पेट भरने की चीज़ें हो। देखिए जो बिल्कुल गरीब, एक तो जो बिल्कुल अमीर होता है वो ऐसी मांग नहीं करता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, चाहे किसी के कर लग रहा हो, चाहे किसी से कर हट रहा हो, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बिल्कुल जो गरीब होता है उसका ध्यान सिर्फ अपना पेट भरने में होता है, ठीक है। वो ये आवाज़ उठाना, आंदोलन करना, ये सब उसके बस में नहीं होता, उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना होता है। लेकिन जो बीच का स्टेट होता है जिसे हम मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कहते हैं, वो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और कुछ अत्याचार भी सह रहे होते हैं, तो वो पढ़े लिखे होने की वजह से वो सोचते हैं कि कैसे ही करके इन अत्याचार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारी आती है ये तीसरे स्टेट का जो मिडिल वर्ग है उसके ऊपर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसके फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी जो कपड़े थे उनका निर्यात किया जाता था, कहाँ से, फ्रांस से, और समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा के वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे। मैंने बताया कि तीसरे स्टेट के अंदर जो व्यापारी थे उनके अलावा वकील और जो प्रशासनिक सेवा में थे वो लोग भी इनमें शामिल थे। सभी लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्माना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जन्म से ही कोई व्यक्ति काबिल ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जन्म से उस स्टेट में पैदा हुआ है इसलिए उसको विशेषाधिकार मिल रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो जन्म से जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं वो उनको नहीं मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात कौन करेगा, जो खुद पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो बाहरी संपर्क में आते हैं, जो देखते हैं कि दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें योग्यता के आधार पर लोगों को वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो वो पढ़े लिखे लोग अपने देश में भी क्या चाहेंगे, इसी प्रकार की व्यवस्था चाहेंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जो जाग जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। देखिए जॉन लॉक जो है ये लोकतांत्रिक की जो व्यवस्था थी उसकी मतलब उसके बल पर ये इसके समाज की स्थापना चाहते थे। जॉन लॉक की पुस्तक आपको याद रखनी है, टू ट्रीटाइज सही लिख देती हूँ, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है मैं वैसे नोट्स दूंगी, उसके अंदर ये सब लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पुस्तक याद रखनी है, इसमें भी दे रखी है आगे, ये रही टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जॉन लॉक की पुस्तक है, ये 3 पुस्तकें हैं जो 3 दार्शनिकों की इसमें दे रखी है। एक मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज, और एक पुस्तक और है रूसो की, ठीक है। एक पुस्तक नेपोलियन ने कहा था कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ठीक है। तो रूसो भी एक इंपॉर्टेंट है, रूसो दार्शनिक है जिनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता, ठीक है। तो ये 3 दार्शनिक है, एनसीईआरटी में इन तीनों का ही जिक्र कर रखा है और इन तीनों की पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, तो कम से कम ये 3 तो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो जॉन लॉक थे, उन्होंने जो देवी और निरंकुश अधिकार थे उनका खंडन किया, ठीक है। तो जॉन लॉक जो है राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन करता था क्योंकि वो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक था, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भी किसने दिया था, लॉक ने दिया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर 3 भागों में, यानी कि जो मोंटेस्क्यू ने है स्पिरिट ऑफ लॉज है, इसमें क्या किसका सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। आप सभी ने पढ़ा होगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है और उसमें उसने शक्ति को 3 भागों में बांटा, एक तो विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, ठीक है। और इन तीनों का एक दूसरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ किसने दी, मोंटेस्क्यू ने। जब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद कर दिया तो इसी मॉडल के आधार पर सरकार बनी थी, ठीक है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस और सैलून जो गोष्ठियाँ थी उसमें गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। देखिए बाहर मतलब स्वतंत्र रूप से इनको अपने विचारों को या अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन जो कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे, जो सैलून वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर ये जो शिक्षित व्यक्ति जो थे ये बैठकर वहाँ पर गोष्ठियाँ करते थे और अखबार के अंदर भी अपने विचार छापा करते थे और उनको पढ़ते थे। जो लोग अनपढ़ होते थे तो ये क्या करते थे, तेज तेज आवाज़ में उनको पढ़ते थे ताकि अनपढ़ लोग भी उनको समझ सके, और इन्हीं विचारों की देन है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
पुस्तकों और अखबारों को लोगों को भी जोर से पढ़ा जाता था कि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इस प्रकार ये अपने विचारों को क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। लुई सोल्वे के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उड़ा। अब जब जनता पहले सह रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई एक नई चीज़ होती है, जब और दबाव और ज़्यादा बढ़ता है तो जनता का गुस्सा और भड़क उठता है। जिसे उनको पता चला कि जो राजा है वो कर और बढ़ाने वाला है, तो पहले से मार झेल रहे लोगों ने इसका विरोध किया और उनका गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद में क्रांति की शुरुआत, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। यहाँ से आपको तिथियाँ याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। वैसे मैंने जो नोट्स दिए उसमें बिल्कुल तिथि वाइज मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो लिख के रखी है। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले है, पिछले भाग में हम देख चुके हैं किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। कर बढ़ाने के कारण आप जान चुके हैं। अब आप प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मैंने बताया उसने कर बढ़ाने के बारे में सोचा, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। उसे वहाँ की जो संसद हुआ करती थी, जो प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, एस्टेट जनरल, उसकी मीटिंग बुलाना था। ठीक है, और उन मीटिंग बुलाकर उस कर के प्रस्ताव की मंजूरी लेनी थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। तीनों स्टेट के प्रतिनिधि उसमें थे। टोटल कितने थे, 1200 व्यक्ति थे। वो 300 ऊपर वाले स्टेट के और तीसरे स्टेट के 600 व्यक्ति थे। ठीक है, इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, और सम्राट ये जो मतलब प्रस्ताव पारित कर देती थी, जो सम्राट उसी के अकॉर्डिंग निर्णय देता था। ठीक है, इसके बाद में फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वे ने 5 मई को इसकी मीटिंग बुलाई। पहली डेट आपको ये याद रखनी है कि स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई गई, तो 5 मई 1789 को। कितने लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई, 1614 में। दोनों ही डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और किस लिए बुलाई गई थी, तो करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए बुलाई गई थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलिशान भवन को सजाया गया था। मीटिंग कहाँ बुलाई गई, वर्साई के अंदर। ठीक है, और वर्साई में ही राजा के महल हुआ करते थे। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे और आमने सामने की कतारों में बैठ गए। देखिए, जिसे ये एक भवन था, यहाँ पर कुर्सियाँ लगी होती, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, यहाँ पर कुर्सियों पर बैठ जाते थे। 300 600 कुर्सियाँ टोटल लगी हुई होती थी वहाँ पर। ठीक है, देखिए ये ऐसा मानता का प्रतीक है कि यहाँ पर 600 कुर्सियाँ लगाई जाती थी। फर्स्ट स्टेट के यहाँ बैठ जाएंगे, सेकंड के यहाँ बैठ जाएंगे। तीसरे स्टेट के 600 व्यक्ति आते थे, वो इनके चारों तरफ खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो उनको बैठने तक का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, ये इनकी ऐसा मानता का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद में तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े होते थे। इनके स्टेट के प्रतिनिधि अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। अब इनके जो प्रतिनिधि थे, जो 600 प्रतिनिधि आते थे, उनमें गरीब किसान वगैरह, मजदूर वगैरह नहीं आते। देखिए, उनको तो रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं थी। ठीक है, और वो अपने प्रतिनिधि के रूप में किनको भेजते थे, जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है, व्यापारी थे, शिक्षित थे, जो बड़े वकील वगैरह हुआ करते थे, उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते थे। ठीक है, किसानों, औरतों, कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। इनको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से वो अपनी शिकायतें और मांगे की सूची बनाकर उनके जो प्रतिनिधि थे उनके साथ भेज देते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ठीक है, मैंने बताया एक व्यक्ति एक मत नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक स्टेट एक मत है। ठीक है, यानी कि ऊपर के 2 स्टेटों का वैसे ही बहुमत हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो एक स्टेट एक मत था और इनकी मांग क्या थी कि एक स्टेट एक मत नहीं, बल्कि एक व्यक्ति एक मत होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई सोल्वे ने भी इसी प्रथा का पालन किया था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि की मांग थी कि अब की बार पूरी सभा में मतदान करवाया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। किसने दिया था, याद रखना, किसके द्वारा दिया गया था, जिसकी मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। उन्होंने प्रतिनिधि सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानते थे। यानी कि जो तीसरे स्टेट थे वो कहते थे कि ये तो दोनों स्टेट मिलाकर ही 600 व्यक्ति आते, जबकि हम सारे मिलाकर हम एक तरफ 600 व्यक्ति है, यानी कि हम ही क्या है, राष्ट्रीय सभा है, हमें राष्ट्र की क्या है, प्रवक्ता है। ठीक है, तो 20 जून को इन्होंने क्या किया कि प्रतिनिधि सभा जो थी उन्होंने वर्साई के इंडोर, यानी कि बाहर एक टेनिस कोर्ट था, जैसे वो सभा से बाहर निकले तो वहाँ पर एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट के अंदर इन्होंने क्या ली, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, अपने आप को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इन्होंने क्या ली, शपथ ली, जिसको हम क्या कहते हैं इतिहास के अंदर टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ कहते
लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी? तो ये 20 जून 1989 को हुई थी। 20 जून 1789 को हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ हुई थी? तो जो वर्साई के बाहर जो टेनिस कोर्ट था उसके अंदर हुई थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा। जब तक सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगने वाला संविधान तैयार नहीं होगा तब तक हमने जो असेंबली खुद को जो नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित की थी वो भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व दो व्यक्तियों ने किया था, एक का नाम था मिराबियो और एक का नाम था आबे सियो। देखिए ये दोनों जो थे, ये दोनों इन दो जो ऊपर के दो स्टेट थे उनमें से आते थे। मिराबियो क्या था? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो व्यक्ति थे ये ऊपर के जो दो स्टेट थे उनसे आते थे। मतलब कि जो मिराबो थे ये तो जो कुलीन वर्ग था ना, बीच वाला, दूसरे के नंबर वाला, जिसमें सामंत या कुलीन वर्ग थे, उसका था ये मिराबो। और ये जो आबेसी था ना, ये एक पादरी था। ठीक है, ये एक पादरी था। लेकिन ये दोनों मानते थे कि जो ऊपर के दो स्टेट है वो जनता का जो तीसरा स्टेट है उसका कुछ ज़्यादा ही शोषण करते हैं। ठीक है, ये भी उनके विरुद्ध थे। तो मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, जबकि जो आबीसी है वो क्या था? एक मूलतः एक पादरी था। ठीक है, और इसकी पुस्तक पूछी जाती है कि आबीसी की पुस्तक कौन सी है? तो तीसरा स्टेट क्या है, यानी कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये इसकी बुक है। इंग्लिश में पूछी जा सकती है, हिंदी में भी पूछी जा सकती है। बुक का नाम देख के पूछ सकते हैं कि बुक किसकी है। तो आबीसी की पुस्तक थी तीसरा स्टेट क्या है या व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इन विशेषाधिकार वाले समाजों को खत्म करने की जरूरत से ये क्या थे? सहमत थे। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली और वर्साई के बाहर जो जुड़ी हुई भीड़ थी उनके समक्ष जोरदार भाषण दिया था। और ये मिराबो जो था इसी ने जो टेनिस कोर्ट की शपथ दिलाई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी उस वक्त पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। ठीक है, एक तरफ तो नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी और दूसरी तरफ जनता आक्रोशित थी और सब जगह आंदोलन कर रही थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोर में जुटे हुए थे। ठीक है, जो बेकरी मालिक थे वो भी जमाखोरी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसकी कीमतें चरम सीमा पर थी। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ ने दुकानों पर हवा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो भीड़ थी उसने 14 जुलाई को बास्तिल के दुर्ग पर धावा बोलकर उससे नस्ते नाबूद कर दिया। मैंने भी आपको जो ऊपर एक चीज़ हमने छोड़ी थी उसे पढ़ने का समय है। ठीक है, ये यहीं से स्टार्ट होती है कि इस क्रांति की जो फर्स्ट घटना थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो निरंकुशता का प्रतीक पूछा जा सकता है आपको कि फ्रांस की क्रांति में निरंकुशता का प्रतीक क्या था। ठीक है, निरंकुशता का प्रतीक क्या था? तो वो था बास्तिल का दुर्ग। एक दुर्ग था बास्तिल का दुर्ग, ये निरंकुशता का प्रतीक था। कैसे था कि राजा जो था वो जो उनका विरोध करते थे उन लोगों को बिना किसी कहते हैं ना, बिना किसी अपील दलील के उनको इन जो बास्तिल का दुर्ग था इसके अंदर नज़रबंद कर दिया जाता था, कैद कर दिया जाता था। ठीक है, और चाहे जिसे वो इसके अंदर बंदी बना दिया जाता था। तो ये क्या था? उसकी निरंकुशता का प्रतीक हुआ करता था। तो पहला जो आक्रोश टूटा वो किसके ऊपर टूटा? इसी बास्तिल के दुर्ग पर टूटा और जनता ने कह दिया कि अब हम आपकी निरंकुशता के अधीन नहीं रहेंगे, अब हम आपका जो भी अत्याचार है उसको नहीं सहेंगे। तो 14 जुलाई की वो डेट थी 1789 की। सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था और सम्राट ने जैसे ही लोगों को पता चला कि सम्राट ने शहर के अंदर सेना भेज रहे हैं उनके दमन करने के लिए, तो उन्होंने इस अफवाह के अंदर वो सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाली है। तो उन्होंने 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गए और उन्होंने की जनसेना का गठन कर लिया। ठीक है, हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। उन्होंने लगा कि अगर सेना आ रही तो हमें उनसे युद्ध करना पड़ेगा, तो हमें क्या होंगे, हमें हथियारों की भी आवश्यकता होगी। तो जहाँ जहाँ उनको सरकारी हथियार मिल सकते थे उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसकी खोज में? हथियारों की खोज में। अंततः सड़कों पर लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, जहाँ पर क्या था? बास्तिल का दुर्ग था और उस जो जेल था उसको तोड़ डाला और भारी भरकम मात्रा में जो गोला बारूद मिलने की संभावना थी उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई के अंदर बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। अब आपको जानकर अफसोस होगा इसके अंदर मात्र 7 कैदी थे। पूछ सकते हैं कि जब बास्तिल का दुर्ग ढाया गया तो उसके अंदर कितने कैदी थे? तो 7 कैदी थे। उन 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि कैदियों को छुड़ाना या हथियारों पर कब्जा करना था। बात ये थी कि जो ये निरंकुशता का प्रतीक था
उसका सबसे पहले राजा को संदेश देना था कि अब आपकी निरंकुशता समाप्त हो चुकी है, ठीक है। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का क्या था, केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते हैं, यानी कि इस किले को ढाकर इसकी जो ईंटें हैं वो तक लोगों को बेच दी गई कि लोग इसको संभाल के रखें, क्योंकि ये जो 14 जुलाई है ये लोग अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ रहे हैं आप। क्योंकि इतना मतलब ये इतना निरंकुशता का केंद्र माना जाता था कि लोगों को इसको ढाने से ही लगा कि अब हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की मांग कि महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौरान सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम के इसे शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिसकी परिणति सम्राट के जो फ्रांस का सम्राट है उसको फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी कि जैसे ही ये बास्तिल का दुर्ग ढाया गया तो जो लोग थे उनको ये लग गया कि अब जो सम्राट है उसका यहाँ पर नहीं चलने वाली है, ठीक है। और वो ये घटना यहाँ से स्टार्ट हुई और एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंची कि अंततः जो यहाँ का लुई 16वां था उसको गिलोटिन यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी उम्मीद बहुत सारे लोगों को नहीं थी, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई, ये आगे इसमें दर्शाया गया है। तो इसके बाद वाला जो वीडियो है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगी, क्योंकि एकदम इतना बड़ा वीडियो डालूंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको एक बार अच्छे से सुनिएगा और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।